का 95 एफएम। मैं हूँ आरजितिया और हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आती हूँ और आपको बहुत सारी चीजें से अवगत कराती हूँ। शिक्षा हमारे लिए कितना जरूरी है ये आज की नई बात नहीं है। हम सब जानते हैं, चाहे हम किसी भी परिवार से हो, हमारे पास जीवन यापन के लिए साधन हो ना हो, पर फिर भी हम जानते हैं कि हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं कि कुछ रीजंस की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास करके वो अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने जो फेस किया है वो हमारे बच्चे ना करें। तो शिक्षा जो है पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राज्य को आगे बढ़ाती है और शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राजकरण सिंह भदौरिया जी। प्रिंसिपल है मिसिल स्कूल सिकंदर कपूर ग्वालियर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम पर। वेलकम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपकी ही जर्नी के बारे में, जो आपने शुरू की, आपने कहाँ से शुरुआत की, फिर आपको कैसे लगा कि आपको एक स्कूल खोलना है, और कैसे आप, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं सब जानना चाहूंगी। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर का निवासी हूँ। जी। हमारे पूर्वज यहाँ भिंड से कुशलपुरा से निकले हुए भदौरिया, और बेरोजगारी के दौर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद निकला और ग्वालियर आया। यहाँ प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता है, 14 साल प्राइवेट नौकरी। उसके बाद कुछ विचारों में मतभेद आए, इसलिए वो नौकरी छोड़नी पड़ी। तो 14 साल का एक्सपीरियंस जो था, मन में पूंजी नहीं थी, कैपिटल नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, केवल शिक्षा थी। तो शिक्षा की को उस दौर में हमने मिसिल स्कूल 95 में स्थापित किया है और उसको आगे अमृत का। जी। तो आपने स्कूल खोलने का ही क्यों प्लान किया? आप और भी, अगर नहीं आप स्कूल ओपन करते तो आप क्या करते? अगर स्कूल नहीं खोलता तो जॉब करता, और जॉब में ये संभावनाएं नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला पाऊँ। इसमें ये संभावनाएं दिख रही थी दूर दूर तक कि हम समाज के बच्चों को तो पढ़ाएंगे, और अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा ठीक हो जाएगा और बच्चों की लाइफ स्किल डेवलप। जी। आज के समय में शिक्षा की परिभाषा लोगों के लिए बहुत बदल गई है। लोगों को केवल अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए ही शिक्षा को देखते हैं कि अगर अच्छा पढ़ पाएंगे तो इतना कमा पाएंगे, अच्छी नौकरी ले पाएंगे। आपके अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है, मैं वो भी जानना चाहूँ। शिक्षा व्यक्ति को अमृत प्रदान करती है, और शिक्षा ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु रूपे भूई भारी भूता मनुष्य रूपे प्रकाश। मनुष्य के अंदर अगर शिक्षा आ जाएगी तो ये श्लोक का पूरा पूरा अर्थ की व्याख्या कर देगा, और उसका अनुकरण करके समाज को वो एनर्जी प्रदान करेगा कि भविष्य सुरक्षित हो जाए। जी। अगर हम मिसिल स्कूल की बात करें तो क्या चीजें आज के टाइम में, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारी चीजें, अदर एक्टिविटीज भी होती हैं, लोग पेरेंट्स जो होते हैं बेस्ट चुनने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मिसिल स्कूल में क्या बेस्ट है जो एक पेरेंट जो होते हैं अपने बच्चे के लिए पहुंचे तो उन्हें बेस्ट दिखाई देता है कि हाँ, हम इसलिए यहाँ हमारा बच्चा पढ़ रहा है? मिसिल को सबसे अच्छी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है, और अनुशासन यदि व्यक्ति के ब्लड में आ जाए तो शिक्षा मजबूत हो जाए। कम फीस में मिडिल फैमिली के बच्चों को पढ़ाना, अनुशासन को मजबूत रखना, ये मिसिल स्कूल की प्रायोरिटी है, और उसी के परिणाम है विगत 10 वर्षों से 12th का रिजल्ट 100% है। जी। सर, आप भी एक अच्छे एजुकेटेड प्रिंसिपल हैं। आपके समय की पढ़ाई और आज के समय की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो एज प्रिंसिपल आप क्या देखते हैं अपने स्कूल के बच्चों में या पूरे समाज के बच्चों में, जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कहाँ कमी या कहाँ प्रयास कम रह रहा है, जो
सामाजिक रूप से भी ध्यान दिया जाना चाहिए और माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए, अदर फर्म्स को भी ध्यान देना चाहिए, क्या चीज है? आज के दौर में जो सोशल मीडिया आया है, दूसरा एकल परिवार जब से आए हैं, तब से शिक्षकों पर, स्कूलों पर दबाव ज्यादा है। हमारे समय में टीचर्स को भगवान मानते थे और उसको पनिशमेंट अगर दिया जाता था बच्चे को, तो अभिभावक टीचर्स का सपोर्ट करते थे। परिवर्तन इतना हुआ है कि आप किसी बच्चे को डांट नहीं सकते। कानून ऐसा बन गया है कि किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर अनुशासन कमजोर होता है और वो शिक्षा के प्रति, बाद में शिक्षक के प्रति समर्पण की भावना कमजोर होने के कारण समाज में और शिक्षा में विक्रांति पैदा हो रही है। जी, जैसे कि आपने कहा कि कानून ऐसे बन गए हैं, शिक्षकों को पूरी छूट अगर हम कह नहीं दी जाती है कि हमारे बच्चों को मारे ना, ये सब चीजें। लेकिन एक समय था, आपका समय कहें या हमारे टाइम की बात करें, तो हमारे पेरेंट्स ने एकदम टीचर्स को बोल दिया जाता था कि आप पीटो मारो कुछ भी करो, लेकिन बच्चा पढ़ाओ हमारा। आज के माता पिता इस तरह से क्यों देखते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को अनुशासित करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है? एक वातावरण धीरे धीरे निर्मित होता है और वातावरण सरकार ने निर्मित किया कि आप बच्चे को पनिश। इसी तरह से ये बात समाज में फैली। एकीकृत परिवार थे, संकुल परिवार थे, अब सिंपल परिवार बने, सिंगल फैमिली के परिवार बने और बच्चों के प्रति, बच्चों की संख्या कम हुई, परिवार छोटे हुए। पहले दादी अम्मा, बाबा जी, ताऊ ताई, अंकल, लोगों का कंट्रोल होता था। अब मम्मी और पापा का भी कंट्रोल इसलिए नहीं है कि मम्मी जॉब में चली गई, पापा जॉब में चले गए, तो बच्चा का जो देखता है घर में, घर का वातावरण जिस तरह से होता है, वो उसके विचारों में स्पंदन करता है और उसी विचारों की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता है। जिस परिवार में अनुशासन है, संकुल परिवार है, उन परिवारों का अनुशासन अलग है और जो सिंगल फैमिली के परिवार हैं उनका अनुशासन अलग है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस वातावरण में बच्चा पल रहा है, उसी वातावरण के उसके नेचर में, उसके जीवन में, उसकी फिलॉसफी को प्रभावित कर रहा है। इसलिए शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना है। शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी करना नहीं है। अगर शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारेगा, तो जो भी काम करेगा वो प्रायोरिटी से करेगा। बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, धंधा करेगा, सर्विस करेगा, पत्रकार बनेगा, रिपोर्टर बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसकी स्किल बहुत मजबूत है। हम शिक्षा के बिंदु पर अगर बहस करें तो ये बड़ा लंबा टॉपिक है। हम आपको जवाबदारियां तय नहीं, माता पिता अपनी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, स्कूल संचालक अपनी जवाबदारी नहीं ले रहे हैं, सरकार अपनी जवाबदारी नहीं ले रही। यदि सभी लोग अपना अपनी जवाबदारी स्वीकार कर लें तो शिक्षा का स्वरूप बदल सकता है। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि अगर शिक्षक को छड़ी लौटा दी जाए तो शिक्षा का स्वरूप ही बदल जाए। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095955 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। शिक्षा को लेकर सर आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद पुराने समय से जुड़ती हुई हैं और आज हम उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन शायद कहीं सर को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना दौर शिक्षा को लेकर तो वापस आना ही चाहिए। नई शिक्षा नीति, सब कुछ बदल रहा है तो शिक्षा नीति भी नई कर दी जा रही है। शिक्षा नीति बनी है, हाँ, उसका स्वरूप अच्छा है, हाँ, उसका ड्राफ्टिंग अच्छी है, लेकिन उसका कार्यान्वयन बहुत हुआ है। जब तक वो फॉलो नहीं होगा, फॉलो अप नहीं होगा, तब तक परिणाम नहीं आएगा। नीति बनाना और उसको फॉलो अप कराना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम फॉलो अप करा लें तो शिक्षा में बहुत परिवर्तन आने लगेगा। अभी उच्च शिक्षा में शुरुआत हो गई है, लेकिन स्कूली शिक्षा में नई शिक्षा नीति का
फॉलो अप बहुत हुआ है। और मैं एक शिक्षक के नाते समाज सेवियों से, सरकार से, संभ्रांतों से निवेदन करना चाहूँ कि जो नीति है उसका फॉलो अप कराया जाए। बहुत अच्छी शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में क्या फॉलो अप होना चाहिए? आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, और जो सुनेंगे वो समझेंगे भी कि क्या आप चाहते हैं, तो वो भी सजग होंगे इस चीज को लेकर कि क्या फॉलो अप होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सरकारी और प्राइवेटीकरण का कंट्रोल होना चाहिए। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट टीचर को 1 लाख रुपए के आसपास वेतन मिलता है और प्राइवेट शिक्षक को 10,000 रुपए देता है। गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों को या अपने नाती को प्राइवेट स्कूल में बैठाने या छोड़ने जाता है और वो 10,000 रुपए वेतन पाने वाले शिक्षक से अपने बच्चों को पढ़वाने का प्रयास कर रहा है और ये हो रहा है। अगर ये व्यवस्थाएं सामान्य की जाए, सभी का सिलेबस एक किया जाए, बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड को समान रूप दे दिया जाए, एक रूपता दे दी जाए, वही सिलेबस होगा, वही कंटेंट होंगे, वही प्रणाली होगी जिसको जा। और अगर ऐसा होता है तो शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसका कंट्रोल। प्राइमरी शिक्षा में 1 लाख रुपए फीस सालाना है, 1.5 लाख रुपए फीस सालाना है, जो कि प्रोफेशनल डिग्री के लिए नहीं, बीटेक के लिए नहीं है, एमटेक के लिए, बीबीएम के लिए, एमबीए के लिए नहीं, प्राइमरी के लिए 1 लाख रुपए शिक्षा दी। और एक प्राइवेट स्कूल में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, एक प्राइवेट स्कूल में 1 लाख, 1.5 लाख तक फीस है। तो ये समानता शिक्षा का जो स्वरूप है, जो उसका ढांचा है, जो नवीन शिक्षा नीति में ये मजबूत किया जाए, उसका सिलेबस मजबूत किया जाए, उसके परीक्षाओं का मॉडल मजबूत किया जाए, तो शिक्षा में भ्रांतियां खत्म होंगी और शिक्षा का स्वरूप मजबूत। ये बात आपने बहुत अच्छी रखी कि प्राइमरी के स्टूडेंट्स की इतनी इतनी फीस होती है, जो आज बीएड एमए और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन तक की नहीं होती है। तो जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो भी इसको फीस देने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा क्यों, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जो 1 लाख या 50,000 या 2 लाख जो भी फीस अपने बच्चे की सबमिट करने वाले हैं, वो बेनिफिशियल होगी उनके बच्चे के लिए? मैडम, समाज का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनेंस से जुड़ गया है, लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ गया। जिसका लिविंग स्टैंडर्ड जितना अप है वो उसी स्टैंडर्ड पे अपने बच्चे को भेजने का सपना देखता है और कर रहा है। उसको लगता है कि मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास इन्वेस्ट करने को बहुत पैसा है, तो मैं मिडिल फैमिली के स्टैंडर्ड के स्कूल में क्यों भेजूं? तो जो ये मामला लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ गया है, इकोनॉमी से जुड़ गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या बात है सर, बहुत एक अच्छा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके द्वारा निकल के आया है, और ऐसा लगता भी है कि इस पर एक बार अमल किया जाना चाहिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40099595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं आज राजकरण सिंह भदौरिया जी, मिसिल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो शिक्षा नीति पर और शिक्षा प्रणाली पर बहुत सारी बातें हमसे कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं हमसे, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, एजुकेशन हो गई है वो डिजिटल हो गई है, किताबों से बच्चे लैपटॉप और फोन पर आ गए हैं, पढ़ाई भी उसी के थ्रू हो रही है। इस बारे में आप क्या क्या कहते मैडम, शिक्षा को नैतिक मूल्यों से जोड़कर रखें। स्मार्ट क्लास है, उसमें नैतिक मूल्य, समाज का ढांचा हो, संस्कृति का ढांचा हो, इकोनॉमी का ढांचा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ढांचा हो, साइंस का ढांचा हो, अंतरिक्ष का ढांचा हो, ये समान रूप से अगर विस्थापित किए जाएं तो आने वाले समय में बहुत परिवर्तन होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक परिवर्तन है, कुदरत ने परिवर्तन कर दी है। आज 3 साल का बच्चा अपनी चॉइस से कपड़े पहनता है, 3 साल का बच्चा मोबाइल खोल लेता है। हमारे समय में 10 साल तक माँ ने जो कपड़े पहना दिए वही पहनेगा, माँ ने कपड़े नहीं उतारे तो नहीं उतारेगा। आज ऐसा बच्चा नहीं है, आज ये ड्रेस पहनेगा अपनी चॉइस से,
और कल उस ड्रेस को फॉलो अप नहीं करेगा, वहां से दूसरी अपनी चॉइस की ड्रेस पहनेगा। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हमको एक्सेप्ट करना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन आज हम इतना आगे बढ़ गए हैं, इस ट्रेंड को वापस लाने के लिए हमें कितना मुश्किल होगा या हमें कितना समय लगेगा? नहीं नहीं, वापस तो आया नहीं जा सकता ना। हम्म। अगर हमारा आज 30 मार्च 2026 है, हम्म। 30 मार्च 2026 हमारी लाइफ में थोड़ी 27 में है। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, हमें जिस दिशा में बढ़ना है उसी में हमको आगे सोचना पड़ेगा, उसी में व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी और उसी में संघर्ष होकर के स्थापित भी करना पड़ेगा। या ये परिवर्तन 100% सही है क्या? परिवर्तन के पहलू अलग है मैडम। हम्म। हम शिक्षा को संस्कृति से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम शिक्षा को विज्ञान से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम शिक्षा को अंतरिक्ष से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, हम शिक्षा को समाज से भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमें बहुआयामी शिक्षा बनानी पड़ेगी और इससे जो समाज जागृत होगा वो 21वीं सदी का भारत होगा। न कलयुग होगा, न द्वापर होगा, न त्रेता होगा, और 21वीं सदी का जो भारत होगा वो 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 आने वाले समय का इतिहास रचेगा। इस सभी का समन्वय होगा, उसमें द्वापर भी होगा, त्रेता भी होगा, कलयुग। टेक्नोलॉजी का जमाना है, चीजें हम हर दिन कुछ नया देखते हैं, कहीं ये इन्वेंट हुआ, आज आप इसका यूज करेंगे, लोग लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर आ गए हैं, मोबाइल फोन से टैब पर आ गए हैं, लैपटॉप पर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें डिजिटल हो गई हैं। पढ़ाई भी डिजिटल हो गई है। लोगों का जो पूरा समय जो उनका क्लासरूम में होता था, वहां जो वो चीजें सीखते थे, एक दिन का आधा समय जो वो क्लासरूम में टीचर्स के साथ देते थे, अब वो समय उनका सिस्टम्स पे या फोन पे जा रहा है। उनका होमवर्क जो फोन पे आता है, उनकी चीजें वो जो सर्च कर रहे हैं वो फोन पे कर रहे हैं। उन्हें जो पढ़ना है, उन्हें अगर किताबों से चीजें नहीं मिल रही हैं, वो फोन पे ढूंढ रहे हैं। तो ये शिक्षा जो नए तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों तक पहुंच रही है, क्या वो बच्चों के दिमाग के लिए या बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है, हमको टेक्स्ट बुक में आना पड़ेगा। हम्म। और जहाँ तकनीकी की बात है, आप देखेंगे द्वापर में धृतराष्ट्र जो उनके मंत्री थे संजय जी, वो आंखों देखा हार उनको दिखा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो उस समय अब त्रेता में ये भगवान राम का विमान चलता था, टेक्नोलॉजी तो वहां भी थी, टेक्नोलॉजी तो वहां भी थी। और जो टेक्नोलॉजी उस समय थी, अभी उस टेक्नोलॉजी को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे महाराणा प्रताप का जो भाला है 80 किलो का था, अभी कहीं वो जीवंत है। तो टेक्नोलॉजी तो रही है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पहले धर्म से, समाज से, विज्ञान से जुड़ी थी। अब हम एक पहलू पे आ रहे हैं और ये पहलू विचारात्मक है। और जब तक टेक्स्ट बुक नहीं होगा तब तक मेमोरी नहीं बढ़ेगी। हमारे बच्चों को टेक्स्ट बुक लौटानी पड़ेगी और जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक ब्रेन साफ नहीं होगा। क्योंकि बच्चा अब पहाड़ा नहीं पढ़ पाता है, वो तो कंप्यूटर से, मोबाइल से 13 का पहाड़ा देखने लगेगा। पहले तो 40 तक 50 तक बच्चे पहाड़े याद करते, तो मेमोरी याद करते। अब बच्चों को सभी के मोबाइल नंबर याद नहीं है, वो तो मोबाइल देखेगा। आज टीचर्स को सारे टेबल नहीं याद है, वो मोबाइल नंबर मोबाइल से कैलकुलेट करता है। तो ये टेक्स्ट बुक जब तक नहीं आएगी, जब तक फिजिकल ग्राउंड नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैडम कहना चाहूंगा कि सिविल इंजीनियर की डिग्री लेकर के एसी रूम में इंजीनियर नहीं बन सकता, उसे फील्ड में जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ग्राउंड देखना पड़ेगा, तब सही माने में वो स्ट्रक्चर ठीक से बन पाएगा। और एसी रूम में क्लास लेने से उस पर स्किल डेवलप नहीं, यही शिक्षा का मतलब समझने की जरूरत है। बिल्कुल। आजकल माँ बाप भी अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें लगाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे टाइम पे चीजें कम थी, सोर्सेस कम थे, हम ये नहीं कर पाए, हम ये करना चाहते थे, पर अब हम सक्षम हैं तो हम अपने बच्चे के साथ चाहते हैं कि वो ये सब चीजें करें। कई तरीके से अब ये भी हो गया है कि हमारा बच्चा हर फील्ड में अच्छा हो,
अच्छा खेलता हो, अच्छा गाता हो, अच्छा डांस करता हो, अच्छा पढ़ता भी हो, अदर एक्टिविटीज में भी हो, उसमें एक्स्ट्रा अच्छी चीजें हो। तो ये जो बच्चों पे प्रेशर है, या ये जो माँ बाप चाह रहे हैं, क्या वो सही चाह रहे हैं, या ये बच्चे, आज के बच्चे सक्षम है ये सब करने में, इसलिए वो कर सकते माँ बाप की कल्पनाएं कहीं कहीं अलग हैं? क्योंकि हर बच्चे का बौद्धिक, हर बच्चे की सोच, जिस तरह हम बहुत सारा खेत देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं और वहां पर हर खेत की मिट्टी अलग अलग होती है और पूरा एरिया है और हर खेत की उपजाऊ अलग अलग होती है। उसी तरह हम वनस्पति हैं, हम वनस्पति के हैं, हम जीव हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग सोच देता है और प्रकृति ने हर व्यक्ति के माइंड में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाला है। इस सॉफ्टवेयर को कहाँ काम करना है, हमारे माता पिता को ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, कि मेरा बच्चा पत्रकार में जाएगा, कि मेरा बच्चा लीडरशिप में जाएगा, कि मेरा बच्चा अंतरिक्ष में जाएगा। जो जिस स्किल की ओर बढ़ रहा है, कि हमारा बच्चा डांसर बनेगा, हमारा बच्चा गायक बनेगा, जो जिस स्किल की तरफ जा रहा है उसको अगर प्रमोट किया जाए तो माँ बाप का टेंशन कम होगा। माँ बाप तो एक दूसरे से तुलना करते हैं कि हमारे दोस्त का बच्चा आईएएस बना है, हमारे दोस्त का बच्चा डॉक्टर बना। वो गलत है। वो बहुत अच्छा रिपोर्टर बन सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, जो समाज को बदल सकता है। वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, जो लोगों की दरिद्रता दूर कर सकता है। तो हमको व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रमोट करना पड़ेगा, कॉपी नहीं करना। तो ये सब बातें जो आपके द्वारा आज हम सुन पा रहे हैं, ये आप अपने स्कूल के टीचर्स को कैसे इंश्योर करते हैं कि वो बच्चों पर इस तरीके से ध्यान दें? मैडम, मैं टीचर्स का एक ट्रेनिंग सेमिनार रखता हूँ। हाँ। और साल में 2 बार विषय विशेषज्ञ बुला करके हम मोटिवेशनल करने का प्रयास करते हैं। और जो टीचर्स का सिलेक्शन होता है वो स्किल देख कर लेते हैं, डिग्री देख कर। उसी का परिणाम है कि 12th का रिजल्ट 100% और 10th का रिजल्ट 95-99 तक। अगर उनके अंदर स्किल नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो प्रायोरिटी स्किल। किस तरह के स्किल्स टीचर्स में होने चाहिए अगर वो किसी भी स्कूल में टीचर्स की जॉब या बच्चों को एजुकेटर का काम कर रहा है? टीचर्स की पर्सनल, सबसे पहले पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी भाषा कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है और वो अपने सब्जेक्ट में उसकी कमांड कैसी है। ये 2-3 चीजें हैं जो टीचर्स को मजबूत करती हैं और शिक्षा को मजबूत करती जी। कई बार बच्चा जो है स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में भी सैंडविच हो जाता है उसका, कि टीचर्स ने ये भी करने को बोला है, पेरेंट्स ने ये करने को बोला है, वो खुद नहीं डिसाइड कर पाता कि वो क्या करे। ये कम्युनिकेशन गैप है और पेरेंट का सहयोग। जहाँ पेरेंट का सहयोग मिलता है वो दोनों के बीच की मध्यस्थता करके बच्चे को कूल डाउन करता है और उसके डाउट्स क्लियर करता है तो बच्चा आगे। तो ये जो काउंसलिंग है बच्चों की या टीचर्स की या पेरेंट्स की, किस तरह से की जाती है अगर हम मिसल स्कूल की बात करें? टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्लास वर्क नहीं होता, उस दिन छुट्टी होती है बच्चों की, केवल टीचर्स का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। 2 सेशन होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और इस तरह से उनमें थोड़ी सी एनर्जी आती है और वो अपने ढांचे को बदलते हैं। हर क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ईयरली एग्जाम के बाद पीटीएम लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं और उन बच्चों के साथ पेरेंट्स को बुलाते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स आते भी, 10% पेरेंट्स नहीं आते। व्यस्तताएं होंगी, क्या होगा, ये कारण समझ। जब पेरेंट्स आता है, बच्चों का रिजल्ट देखता है, कॉपी देखता है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है, डाउट्स होते हैं, शंकाएं होती है, जो कॉपी देखता है तो उसकी स्किल दिखता है। उसमें जो अच्छा बच्चा होता है उसकी भी कॉपी उसको सुनी जाती है, इसके लिखने का तरीका ये है, इसने आंसर ऐसे किया, बच्चे ने ऐसा आंसर कर दिया, तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और बच्चे के अंदर जो है चेंजिंग आ जाती है। वो कूल माइंड होता है और अपने आप को मैनेज करता है। जी। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40099595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी अपना सवाल कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। शिक्षा पर आज हम बात कर रहे हैं और शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, कैसा फॉलो अप होना चाहिए, कैसे बच्चे पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ाने चाहिए, आज हम उस सब पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर
4009595 पर, 0751 4009595 पर। कई बार ये गलती होने लगी है कि नंबर नहीं लगता है, तो मैं बता दूं 0751 4009595 पर। कई बार छात्र अपने करियर को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें प्रेशर में चीजें नहीं समझ आ पाती। तो ये मिसिल स्कूल या एज प्रिंसिपल आप या एज टीचर, आपके स्कूल के टीचर्स किस तरह से बच्चों को इस कंफ्यूजन से हटाते हैं कि ये सब मतलब उन्हें क्या चुनना है, या जो बच्चे आज आपको सुन रहे हैं चस्का के माध्यम से, वो भी कैसे समझे कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे अपने आप को उस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकते वो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं जिनका लक्ष्य होता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप पे भरोसा करते हैं। हैं, वो लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। और जिन बच्चों के अंदर लक्ष्य नहीं है दूसरे की नकल करना है कि उसने कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स, उसने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूंगा। वो कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकता था, कॉमर्स में इसलिए बढ़ सकता था, कॉमर्स में बिजनेस की ओर अच्छा काम कर सकता था, मैथ में वो अच्छा नहीं कर पा रहा। तो जो एक दूसरे की कॉपी करते हैं वो बच्चे पिछड़ जाते हैं। जो बच्चे का एक लक्ष्य लेके चलते हैं, सपना साकार करने का ये करते हैं और अपने आप पे भरोसा करते हैं कि हम इसको कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों में लक्ष्य लेने की कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो है, उनको जागृत नहीं कर पा रहे, ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा, ऐसी मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा, ऐसी प्रेरणा नहीं मिल पा रही कि हम अपने लक्ष्य को किस तरह से लें और उस लक्ष्य की ओर किस तरह से बढ़ें, हम कैसा सपना देखें। बच्चे सपने देखना नहीं जानते। और मेरा सभी बच्चों के पेरेंट्स से ये अपील है, बीज बोइए आप, बीज अंकुरित होगा, समय समय आते ही उनको पल्लवित होगा और वृक्ष बनेगा। हम बीज रोपना नहीं समझ पा रहे, हम विचारों का बीज रोपें, हम संकल्प का बीज रोपें, हम अपनी संकल्पनाओं में अपना लक्ष्य बीज रोपें, हमें ये बनना है और हम उसको बीज बो दें, बीज नहीं बो पा। और जो बीज की प्रक्रिया ये प्राकृतिक है, बीज बोया जाएगा, अंकुरित जरूर होगा, जैसे जैसा वातावरण बनेगा वो पल्लवित होकर वृक्ष। जी, आने वाले समय में स्कूल की योजनाएं मैं जानना चाहूंगी। मैडम आने एक वाला एक विजन तो आपने इतने समय से आपने एक ऐसा स्कूल आपने स्थापित किया जो आज ग्वालियर शहर में एक ऐसा नाम रखता है कि जब सुनते हैं तो कोई डाउट नहीं रहता कि अरे स्कूल के बच्चे हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ एक नया आप लेके आते होंगे और सोचते होंगे कि ये विजन रखना है ताकि बच्चे और अच्छा कर सके। इस वर्ष स्कूल का टॉपिक हमने पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टाफ को ये दिया है कि हमको टॉप 10 में अपनी कैटेगरी को, हम बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 की ओर बढ़ रहे हैं। हम हर साल 1% 2% मार्क्स की वजह से 4 नंबर 5 नंबर रह जाते हैं, तो टॉप 10 में नहीं आ पाते। इसलिए हमने इस बार ये टारगेट दिया है कि हमको बोर्ड की 5वीं 8वीं में टॉप 10 में आ रहे हैं, 10वीं और 12वीं में 2 नंबर 3 नंबर से एक बार टॉप 10 में आए भी हैं, लेकिन फिर दूसरी बार नहीं आ पाए। तब से हम लगातार लगे, इस बार के बैच में संभावना है बच्चे हमारे टॉप 10 में। और हम इस बार 2027 की परीक्षा के लिए अभी से प्लानिंग की है, आज ही मीटिंग ली है और हमने बीज बो दिया है। और बीज का वातावरण कितना पल्लवित होगा, वृक्ष बनेगा, ऐसी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं, पर एक आजकल का माहौल हम कहें या माहौल हम कहें या कुछ भी ऐसी संगति हम कह लें जो बच्चों के लिए है, तो कहाँ वो कमी आप देखते हैं बच्चों में या उनकी अ, संगति में? क्योंकि आप उस समय के हैं जहाँ चीजें काफी व्यवस्थित और अनुशासित होती थी। आजकल चीजें काफी लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं, लोगों को बहुत सारे नियम समझ में नहीं आते हैं। तो वो मैं जानना चाहूंगी आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है इसमें? जी मैडम, जो कोचिंग का कल्चर आया है, हाँ। ये बच्चों के भविष्य का जो है एग्जाम्पल, एक कोचिंग में 300 बच्चे होते हैं और 3 केवल पास होते हैं। पूरे शहर में 10,000 बच्चे हैं, उनमें 10 बच्चे पास होते हैं, 10 बच्चे टॉप 10 में आते हैं। और जो 10 बच्चे टॉप 10 में आते हैं वो मैडम की कोचिंग में है, सर की कोचिंग में है, अनेक कोचिंगों में उनका नाम जाता है।
और सभी कोचिंग वाले कहते हैं हमारे यहाँ का बच्चा है, इसने टॉप 10 किया है। तो ये जो भ्रांति फैलाई जाती है, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, और बच्चों की 300 क्लास में वहाँ कोचिंग जितनी चलती है, उनका उद्देश्य बिजनेस है। उनके पास डाटा नहीं मिलेगा। आज बच्चा आया, एक कौन सा स्टूडेंट कितने दिन रेगुलर रहा, उसके पास डाटा नहीं। कौन से बच्चे ने हमारे नोट्स तैयार किए, उनका डाटा नहीं। कौन से बच्चे की क्या स्टोरी है, उनको डाटा नहीं। और बच्चे वहां फील्ड में टीनेजर्स, उनका एज भटकाव की एज है, वो नशा करते की ओर जा रहे हैं। और जितनी भी कोचिंग हैं मैडम, उनके आसपास नशा के विक्रय के केंद्र हैं। हमको नहीं मिलेगा, बच्चा ले आएगा। तो इसमें समाज को, पेरेंट्स को, शासन को, प्रशासन को, बुद्धिजीवियों को, समाज सेवियों को, लीडरशिप को आगे आना चाहिए और कोचिंग का सिस्टम थोड़ा चेंज किया जाए। स्कूल टाइमिंग पे स्कूल ही जाना होगा, कोचिंग के समय कोचिंग जाना होगा। कोचिंग स्कूल का टाइम में लगती है, शाम को नहीं लगती। शाम को स्कूल नहीं लगती, या स्कूल टाइमिंग मॉर्निंग खत्म कर दिया। स्कूल टाइमिंग गवर्नमेंट अकॉर्डिंग करे कि स्कूल टाइमिंग मॉर्निंग में नहीं लगेंगे, शाम को नून शिफ्ट में, या कोचिंग को नून शिफ्ट में किया जाए। अगर इन दोनों को डिवाइडेशन कर दिया जाए तो बच्चे, समाज, प्रशासन को बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसा मेरे विचार है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ सपनों के साथ, प्रेशर के साथ, बाध्यता के साथ, क्या कहना? अभिभावकों से कहना चाहेंगे 24 घंटे में 1 घंटे बच्चे के साथ होता है। चाहे इतनी बिजी लाइफ हो, 1 घंटा उसके साथ होता है। खाना खाएं, बात करें, डिस्कस करें, बहुत परिवर्तन है। पेरेंट्स फीस भर देते हैं, मैं अपनी कोचिंग की फीस भर दी, अपनी ड्यूटी समझ ली। पेरेंट ने स्कूल की भर दी, जा रहा है नहीं जा रहा उसे पता नहीं, कोचिंग जा रहा है नहीं जा रहा। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ 24 घंटे में 1 घंटे पेशेंट के अटेंडर के रूप में अटेंड करें कि ये मेरा अटेंडर है, मैं इसके साथ 1 घंटे बिताऊंगा। उसमें हम उसको करेंगे। जी, तो क्या अभी पेरेंट्स बच्चों पे टाइम नहीं देते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पे है। वो जो अच्छा लगता है वो करता है। तो क्या ये सारी चीजें आपको स्कूल में भी देखने को मिलती हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उनकी खैर खबर ही नहीं लेते हैं हाँ कि हाँ, हमारा बच्चा सभी स्तर पे, स्कूल पे है, कॉलेज पे है, कोचिंग पे है, डिग्री कॉलेज पे, सभी पे। जहाँ पेरेंट्स का अटैचमेंट है, पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देता है, उनके रिजल्ट अलग है। वो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा पा रहे हैं, कहीं स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं ड्रग नहीं ले रहे हैं। जो बच्चे वही ड्रग ले रहे हैं जिनको मनी पॉकेट मिल रही है और जिनके पेरेंट्स को फ्री छोड़ दे, वही बच्चे भटकाव के रास्ते। क्या तरीका बेस्ट हो सकता है अगर हम ऐसे बच्चों को एक अच्छी दिशा दे सकें किसी जरिए? क्या लगता है आपको, सामाजिक क्या बदलाव आना चाहिए? सामाजिक सुरक्षिता बढ़नी चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम में होते, हम अपने बच्चों के साथ कभी मंदिर नहीं जाते और ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा और अन्य समाज अपने बच्चों के साथ मंदिर जाता है। जितने भी उत्सव होते हैं परिवार के साथ शामिल होते हैं। हम अपने बच्चों के परिवार के साथ किसी भी धार्मिक उत्सव में एक बार भी शामिल नहीं। अगर हम धार्मिक उत्सव में, मंदिरों में एक साथ जाएंगे, मानसिक विकारता दूर होगी और सामाजिक संस्कृति मजबूत होगी और शिक्षा भी मजबूत। जी, क्या कहना चाहेंगे आप उन छात्रों से जो आज आपको सुन रहे हैं, अपने जीवन का कुछ उद्देश्य लिए बैठे हैं और कहीं ना कहीं कुछ रीतियों में, कुरीतियों में फंसे हुए हैं कि कैसे इससे बाहर निकलना विद्यार्थी जीवन एक तपस्या का जीवन है चाहिए? और ये लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। उनको संकल्प लेना चाहिए, लक्ष्य लेना चाहिए और अपने आप आत्मबल को मजबूत करें, उनको सफलता मिलेगी। जिस लाइन पे जाएंगे, जिस लक्ष्य पे जाएंगे, उसको सफलता। हमको सपनों में लक्ष्य लेना पड़ेगा, एक सपना देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा सपना।
उदाहरण के लिए बहुत घनघोर बादल होते हैं तब थोड़ी बारिश होती है। बहुत बड़ा सपना देखेंगे तो लक्ष्य मिल जाएगा, तो हम अपने आप को विश्वास करें और मार्ग की ओर बढ़ते जाएं। लक्ष्य हमारा पूरा होगा और हमारी शिक्षा पूरी होगी, हमारा देश पूरा होगा, हमारा जीवन सफल। कुछ आपके बारे में भी जानना चाहूंगी। आप अपने जीवन में आपके कुछ सिद्धांतों के बारे में, आपके कुछ शौक, आपकी कुछ हॉबीज के क्या आप अपने दिन में करना पसंद करते हैं, अपने लिए अच्छा मिलता है? मैडम मेरा सादा जीवन उच्च विचार, 5 बजे जग जाता है, 10 बजे से शुद्ध शाकाहारी, सुबह योग करता हूँ, शुद्ध हवा में रहता हूँ, टाइम मिल जाता है मिट्टी के साथ खेलता हूँ, पौधों को गोड़ निराता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, पानी लगाता हूँ, गाय करता हूँ। तो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहेगा उसकी सोच अलग होगी, जो एसी में केवल रहेगा उसकी सोच। काफी अच्छी और शांत चर्चा जो रही, जो बातें दिमाग तक और दिल तक पहुंची है, विचार विमर्श करने लायक है। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए समाज में या शिक्षा नीति में या पैटर्न में, उस पर जरूर आप एक बार, जैसे सर ने कहा कि अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, चीजों पर ध्यान दें, उनसे पूछें, उनके स्कूल जाकर, उनके कॉलेज जाकर अपडेट लें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किससे बात करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनके दोस्त बने। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बनकर ही कर सकते हैं, या आप, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा सपना है जो आपके बच्चे पूरा करें, तो कोशिश करें कि बच्चों को उस तरह का माहौल दिया जाए या बच्चे उन चीजों को समझ सकें। लेकिन कई बार आपको अपने बच्चों के सपने का भी ध्यान रखना चाहिए और उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो अपने जीवन में क्या करते हैं। सर, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को? झुकता वही है जिसमें जान हो, अकड़ना मुर्दों की पहचान। क्या बात है। किस कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट में ले हम इस उसको, लाइन को? मतलब किस दिशा में आप ये जो आपने बोला है? ये जीवन के हर पहलू जी, शिक्षा पे ले लो, व्यक्तित्व पे ले लो, व्यवहार पे ले लो, जीवन पे ले लो, सर्विस पे ले लो, काम पे ले लो, ध्यान पे ले लो, कर्म पे ले लो, योग पे ले लो। अगर हमारे अंदर झुकना है, विनम्रता है, शालीनता है, शब्दों में लचीलापन, हमको एक शक्ति चाहिए। और किस तरह व्यक्ति वही झुकता है जिसके अंदर ज्ञान है। मुर्दा तो सीधा खड़ा रहेगा ना। बिल्कुल। मुर्दा लकड़ी, आप देखिए पेड़ की जो जीवंत लकड़ी है उसे आप मोड़ सकते हैं, सूखी लकड़ी को आप नहीं मोड़ सकते। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अंदर विनम्रता हो, शालीनता हो, हम झुकें। इसलिए किसी ने कहा है, झुकता वही है जिसके अंदर जान होती, अकड़ना मुर्दों की पहचान। क्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी आपकी जो एक्सपीरियंस चीजें जो हमें बताई, और आपने अपने उस समय से हम आज हमें यहाँ अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप भी बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मैं फिर बहुत सारी चर्चा आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।